हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 16.2 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने पर देखते हैं। हमको बोला गया है कि एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और घटना एफ जो है वो है कि पासे पर सम संख्या दर्शाता है। फिर आपको बोला गया है कि क्या ई और एफ दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं या नहीं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले एक ये जो पद आपके पास आया है अपवर्जी, इसको समझ लेते हैं। अपवर्जी मतलब होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अंग्रेजी में, और हिंदी में अगर हम इसे समझें तो अगर दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है तब हम बोलते हैं अपवर्जी है। मतलब अगर E इंटरसेक्शन F अगर हम निकालें और वो फाई आ जाए, मतलब कुछ भी नहीं आए, फाई E इंटरसेक्शन F, मतलब यहां पर देखिए दो घटनाएं E और F, तो E इंटरसेक्शन F निकाला। फाई आना मतलब कुछ भी नहीं आना, मतलब रिक्त समुच्चय जो हमने पढ़ा था समुच्चय में। या हम बोले कि अगर नंबर में बात करूं तो E इंटरसेक्शन F, तो अगर n लिखा होता था तो हम पढ़ते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने अवयव हैं E इंटरसेक्शन F में, तो 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो कुछ भी नहीं आए या फिर उसमें उभयनिष्ठ अवयव 0 आ जाए, तो हम बोलते हैं वो दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ये तो देखो हमने मैथमेटिकली आपको बता दिया। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे कैसे। तो देखिए, अपवर्जी का मतलब होता है कि अगर ई और एफ दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं तो इसका मतलब है कि यदि ई होगा तो एफ स्वाभाविक है कि आपको होगा ही नहीं, मतलब ई के होने से एफ पता लग जाएगा नहीं होगा, और यदि एफ होगा तो हमें पता लग जाएगा कि ई नहीं होगा, मतलब कोई एक ही इसमें हो सकता है, तभी तो हम बोलेंगे उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आया। तो अब यहां पर अब देख लेते हैं कि ई है पासे पर संख्या 4 दर्शाना। देखो आपको पता है कि जब हम पासा फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, 1,2,3,4,5,6, क्योंकि यही 6 अवयव आ सकते हैं पासे पर। अब ई जो है, ई एक घटना है, पासे पर संख्या 4 दर्शाता है, तो ई घटना लिखूंगा तो स्वाभाविक सी बात है ई के अवयव होंगे तो इन सब में से ही, इन 6 में से ही कुछ ना कुछ होगा। और बोला भी गया है कि संख्या 4 दर्शाता है, तो ई का मतलब एक ही अवयव आएगा ई घटना में, वो कि 4 आ गया। अब एफ देखते हैं। एफ है पासे पर सम संख्या दर्शाता है, तो एफ सम संख्या मतलब देखो कौन कौन सी है, 2, 4, 6, मतलब पासे पर 2, 4, 6 आ जाए तो घटना हमारी एफ हो जाएगी। तो हमने ई और एफ दोनों लिख लिए। अब ये देखो यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे। उभयनिष्ठ आप देखो 4 उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है दोनों में, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास 4 आ गया। तो चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ 5 नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी कॉमन ना आया हो, कुछ ना कुछ कॉमन आया है, इसलिए आप बोलेंगे कि ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि एक पासा है जिसको फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन आपको करना है। जैसे देखिए पहले वाले भाग में आपको दिया हुआ है कि ए घटना है संख्या 7 से कम है, बी घटना है संख्या 7 से बड़ी है, सी घटना भी दी हुई है 3 का गुणज है, डी घटना दी हुई है कि संख्या 4 से कम है, ई वाली घटना दी हुई है 4 से बड़ी सम संख्या है, और एफ वाली घटना दी हुई है संख्या 3 से कम नहीं है। और देखो फिर आपको यह भी बोला गया है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ई यूनियन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी, डी माइनस सी, एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, और ये सब भी आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, एक पासा यदि फेंका गया है तो प्रतिवर्ष समष्टि जो होगी, मतलब पासे को फेंके जाने पर क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं वो होंगी। तो देखो हमने पहली प्रश्नावली में केवल प्रतिवर्ष समष्टि लिखना ही सीखा था, तो हमारे पास हो जाएगी 1 से लेकर 6 तक अवयव, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6, तो ये 6 अवयव आ गए प्रतिदर्श समष्टि में। अब पहले वाले भाग में आपको बोला गया है ए वाली घटना है कि संख्या 7 से कम है, तो इसके लिए देखिए क्या हम समुच्चय लिखेंगे, 7 से कम मतलब क्या क्या हो सकता है पासे पर, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6, ये सभी अवयव आ गए आपके पास। तो अब देखिए बी वाली घटना पर आते हैं। तो बी वाली घटना में दी हुई है संख्या 7 से बड़ी है, मतलब संख्या 7 से बड़ी, सोचिए क्या 7 से बड़ी प्रतिशत समष्टि में आपको दिखाई दे रही है, नहीं,
और आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्या पासे को फेंकने पर 7 से बड़ी संख्या आ सकती है, तो आपको पता लगेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो असंभव बात है। तो इसलिए आपके पास जो b होगा समुच्चय वो 5 हो जाएगा। या आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रिक्त समुच्चय हमने लिखना सीखा ही था समुच्चय वाले अध्याय में। फिर तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं जिसमें आपको सी वाली घटना के अवयव लिखने हैं। सी वाली घटना है कि संख्या 3 का गुणज है। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि में 3 का गुणज 3 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, तो इसलिए सी वाले समुच्चय में अवयव 3,6 हो जाएंगे। अब डी अर्थात चौथे वाले पार्ट पर आते हैं। डी में बोला गया कि संख्या 4 से कम है। ध्यान रखें 4 से कम बोला गया, मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 4 से कम संख्या क्या क्या हो सकती है प्रतिदर्श समष्टि में, देखिए 1, 2, 3। आगे आते हैं पांचवें वाले भाग पर। इसमें बोला गया है कि जो घटना ई है वो है आपके पास 4 से बड़ी सम संख्या। तो ध्यान रखें 4 से बड़ी सम संख्या बोली गई है, तो देखिए 4 से बड़ी होनी चाहिए और सम संख्या भी होनी चाहिए, मतलब ये 6 केवल आपको मिल रहा है, तो आपने ई वाले में 6 अवयव लिख दिया केवल। और छठे पार्ट में आपको बोला गया है कि एफ जो घटना है वो है आपके पास संख्या 3 से कम नहीं है। तो देखिए 3 से कम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ है 3 हो सकती है या 3 से बड़ी होगी। तो अर्थात यह आएगा 3, 4, 5, 6। तो आपके पास ये चारों अवयव आ गए घटना एफ में। अब हम क्या करते हैं कि हमको आगे बोला गया था ए यूनियन बी निकालने को, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। देखिए एक एक करके हम सभी निकालेंगे। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों घटनाओं का संघ हमको निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, दोनों के अवयव मिलाकर लिख देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आ जाएगा, क्योंकि बी में तो कोई अवयव था ही नहीं, तो केवल ए के अवयव ही हो जाएंगे। फिर हमसे बोला गया था ए इंटरसेक्शन बी निकालने को, आप देख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ है। तो आप देखो इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं बी वाले में, और ए में इतने सारे अवयव हैं, तो उभयनिष्ठ तो कोई भी नहीं हुआ, मतलब कॉमन। तो या तो आप ऐसे लिख दो या आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया। फिर बोला गया कि ई यूनियन एफ निकालना है हमको, तो ई यूनियन एफ निकालेंगे अब, मतलब ई और एफ का संघ निकालना है। तो देखिए ई हमारे पास ये है और एफ ये है, तो इनका संघ करेंगे तो हमारे पास सबको मिलाकर लिख देंगे, तो 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। अब ध्यान रखो 6 2 बार आएगा बेसिकली, लेकिन हमने सीखा था समुच्चय में अगर एक अवयव 2 बार आता है तो उसको लिखते एक बार ही है, तो 6 को हम लिखेंगे एक ही बार। तो ई यूनियन एफ भी हमारे पास आ गया। फिर हमको बोला गया था कि डी इंटरसेक्शन ई निकालने को, तो डी इंटरसेक्शन ई निकालेंगे अब हम, अर्थात डी और ई में क्या क्या उभयनिष्ठ है। तो देखिए डी हमारे पास ये वाला समुच्चय है और ई ये वाला समुच्चय है, इनमें देखिए उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। इसलिए डी इंटरसेक्शन ई आपके पास 5 आ जाएगा, या आप इसको कुछ इस तरीके से बनाकर लिख सकते हैं क्योंकि रिक्त समुच्चय ही आएगा। फिर आप देखिए आपको a माइनस सी बोला गया है, तो a माइनस सी निकालते हैं। a माइनस सी, a माइनस सी का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। a माइनस सी का मतलब है कि a में से आप c वाले अवयव घटा दो। तो देखियो a में ये सब अवयव हैं, c में ये अवयव हैं, तो a माइनस सी है मतलब a में से c वाले अवयव हटा देने हैं। c में अवयव 3,6, तो a में से 3,6 हटा दो, तो क्या क्या बचा हमारे पास a में, 1, 2, 4, 5। तो इस तरीके से ये a माइनस सी आपके पास आ जाएगा। आगे देखिए बोला गया d माइनस ई आपको निकालना है, तो देखिए d माइनस ई आप निकालोगे। d माइनस ई मतलब d में से आप e वाले अवयव घटाओगे, तो देखो d ये है e ये है, इसमें से e वाले अवयव मतलब 6 को घटा दो 1, 2, 3 से, लेकिन 6 तो है ही नहीं, इसका मतलब d जैसा का तैसा आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1, 2, 3। अब आप देखो कि आपको आगे बोला गया f डैश निकालने को, तो f डैश निकालते हैं। देखिए f डैश, देखिए डैश का मतलब होता था पूरक समुच्चय, पूरक मतलब यूनिवर्सल सेट जो होता था सबसे बड़ा, यहां पर क्या है आपके पास s है प्रतिदर्श समष्टि, माइनस f हो जाएगा, मतलब s में वाले समुच्चय में से f वाले समुच्चय के अवयव घटा दोगे, तो s ये है आपके पास, f ये है, तो इनमें से घटाओ तो आपके पास केवल 1, 2 बचेगा। तो इस तरीके से f डैश आ गया 1, 2। अब देखिए अंत में हमारे पास रह गया है निकालने को e इंटरसेक्शन f डैश,
तो देखिए उसको भी हम निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, अर्थात ई और एफ डैश में कॉमन देखना है हमें। यहां पर देखिए ई वाला समुच्चय हमारे पास ये है और एफ डैश देखिए हमारे पास 1,2 है, तो इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 6 और 1,2 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा, तो या तो आप इसे फाई लिख दोगे या आप इसे इस तरीके से बना दोगे, अर्थात रिक्त समुच्चय। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 2 भी हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को हमने फेंका और उन पर प्रकट संख्याओं को लिख दिया है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए अगर हम आगे पढ़े उससे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि आपने पासे का जोड़ा फेंका, मतलब जोड़ा मतलब 2 पासे फेंके हैं आपने। 2 पासे यदि फेंके हैं तो इसका मतलब बहुत सारे आपके पास परिणाम आएंगे। कितने परिणाम आएंगे? 6 गुणा 6 करके परिणाम आएंगे। तो एन एस मतलब एस में जितने अवयव आएंगे वो होंगे 6 गुणा 6, क्योंकि एक पासे पर 6 तरीके से संख्या आ सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से दूसरे पासे पर तो ये 36 आ गई। अब लेकिन हमें तो मतलब होता था प्रतिवर्ष समष्टि वाले समुच्चय लिखने से, मतलब एस। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ सकता है। हो सकता है पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 2, अर्थात अभी मैं पहले पासे पर 1 लिखता हूं और बाकी सभी कंडीशन लिख लेता हूं। तो देखो 1,3 आ सकता है, 1,4 हो सकता है, 1,5, 1,6 हो सकता है। इसी तरीके से 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6 आपके पास आ सकता है। अब इसी तरीके से हो सकता था पहले पासे पर 3 आ जाए, तो 3,1, 3,2, 3,3 से लेकर, अब मैं देखिए सब ना भी लिखूं तब भी कोई बात नहीं है, हम ऐसे डैश डैश लगा सकते हैं। इसी तरीके से हो सकता है पहले पासे पर 4 आ जाए, तो 4,1, 4,2, इस तरीके से 4,6 तक आ सकता है। 5,1, 5,2, इस तरीके से 5,6 तक जाएगा। और अंत में हमें वैसे अभी मिलेंगे जब पहले पासे पर 6 आ गया हो, अर्थात 6,1, 6,2 से लेकर 6,6 तक। तो ये आपके पास प्रतिवर्ष समष्टि आपने लिख दी। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। ए बोला गया है कि प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। तो प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है, तो अभी मैं क्या करता हूं कि ए को निकाल लेता हूं, ए वाले समुच्चय को बेसिकली। तो संख्याओं का योग 8 से अधिक है। अब देखो इस प्रतिवर्ष समष्टि में मतलब एस वाले समुच्चय में आपको वो देखने हैं अवयव जिनमें संख्याओं का योग 8 से अधिक है। तो देखिए वो कहां मिल सकता है, हमें ध्यान रखें 8 से अधिक बोला गया है, 8 नहीं बोला गया है। तो देखो वो हमें मिल सकता है 3,6 पर मिलेगा, ये मिलेगा। इसी तरीके से 4,5 भी मिलेगा, हमें 4,6 मिलेगा, हमें 5,4 मिलेगा, 5,5 मिलेगा, 5,6 मिलेगा। इसी तरीके से 6,4 मिल गया, सॉरी 6,3 भी हमें मिलेगा। और फिर उसके बाद हमें 6,4 भी मिलेगा, 6,5 भी मिलेगा और 6,6 भी हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें इतने सारे अवयव मिलेंगे जिनमें संख्याओं का योग 8 से अधिक है। अब ये कैसे पता किया, तो थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा, बस आपको ये पता है कि होंगे सभी अवयव एस में ही, तो ये आपको लिख दिया आपने। अब इसी तरीके से आप देखो बी वाले घटना में दिया हुआ है कि दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है। दोनों पासों पर 2 प्रकट होना मतलब केवल एक ही अवयव आएगा बी वाले समुच्चय में, और वो कौन सा होगा, 2,2 वाला, क्योंकि दोनों पासों पर 2 ही आ रहा है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, सी वाली घटना है कि प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 हो और 3 का गुणज हो। तो अब देखिए कम से कम 7 और 3 का गुणज, कम से कम का मतलब है या तो 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो। तो अब देखो यहां पर आपने ये तो लिख दिया कि कम से कम 7 का मतलब तो यही हो सकता है, 7 हो सकता है से लेकर 12 तक, क्योंकि 12 से आगे कभी हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 6 और 6 आ सकता है, मतलब योग 12 ही आ सकता है। अब बोला गया था साथ में कि 3 का गुणज भी होना चाहिए, तो 3 का गुणज देखिए एक तो केवल 9 होगा और एक 12, मतलब 9 और 12 कब कब बनना है, अब वो वाली घटनाएं सब यहां पर लिख दोगे। तो देखिए पहले मैं 9 वाली घटनाएं लिखता हूं, 9 कब बनेगा, तो देखो 3,6 पर बनेगा, 4,5 पर बनेगा, 5,4 पर बनेगा और 6,3 पर बनेगा। अब 12 वाली घटनाएं लिखते हैं, तो 12 केवल एक बार मिलेगा जब 6,6 आपके पास आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपने सी वाली घटनाएं लिख दी। अब यदि हम आगे पढ़े प्रश्न को, तो हमसे बोला गया है कि इन घटनाओं के कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। तो देखिए अपवर्जी का मतलब हमने आपको बताया कि कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तभी हम बोलते हैं अपवर्जी है।
युग्म की बात की गई है, मतलब पहले ए और बी में देखना है, फिर बी और सी में देखना है, फिर सी और ए में देखना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अर्थात हम ए और बी में उभयनिष्ठ देखेंगे आखिर कितने अवयव आ रहे हैं और कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो ए और बी में आप देखिए कोई भी हमें उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा, क्योंकि बी में केवल एक ही अवयव है। तो ये देख लो कहीं 2,2 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ए में। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं आया, यहां हम इसे फाई करके लिख सकते हैं, रिक्त समुच्चय आया। अतः ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ये तो मिल गया कि ए और बी अपवर्जी हैं। अब दूसरे पर बढ़ते हैं, दूसरा युग्म हो सकता है हमारे पास बी और सी का। तो बी और सी में उभयनिष्ठ देखेंगे अर्थात बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी में भी यहां पर आप देखो उभयनिष्ठ आपके पास कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि बी में केवल एक ही अवयव है। तो ये देख लो क्या 2,2 आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। तो इसे भी आप या तो रिक्त समुच्चय ऐसे लिख दो या फाई लिख दो। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि बी तथा सी भी आपके पास परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी। ये आपके पास बी और सी में मिल गया। अब एक तीसरा युग्म हमारे पास बनता है ए और सी को चेक करने का, अर्थात ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, चलिए। तो ए और सी में देखिए 3,6 कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं। 4,5 भी आ रहा है, 5,4 भी आ रहा है, 6,3 भी देखिए आ रहा है, और 6,6 भी आ रहा है। मतलब आपके पास देखिए कौन कौन से आ रहे हैं? 3,6, 6,3, 4,5, 5,4 और 6,6। इसका मतलब ये समझ में आया कि चूंकि सॉरी ए इंटरसेक्शन सी फाई के बराबर नहीं है, देखिए मैंने बराबर को कट करके लिख दिया, मतलब फाई के बराबर नहीं है, अर्थात आप बोलेंगे कि ए तथा सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। अब एक बात यह ध्यान रखें, जैसे अभी मैंने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन सी यदि निकाला तो मैंने सभी अवयव लिख दिए। बस आपको यह देखना है कि कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर एक भी अवयव कॉमन आ गया तो आप बोल देंगे तुरंत के परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो आप तुरंत वहां से भी बोल सकते थे अगर एक ही आपको मिल गया। वैसे तो मैंने सबको निकाल के दिखाया ही आपको। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 4 की तरफ। एक प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 सिक्कों को एक बार हमने उछाला है। मान लीजिए कि घटना 3 चित दिखाना को ए से, घटना 2 चित और 1 पट दिखाना बी से, और घटना 3 पट दिखना को सी से, और घटना पहले सिक्के पर चित दिखना को डी से निरूपित किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, सरल हैं या मिश्र हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम पहले ए बी सी डी को लिख लेते हैं, और फिर हम आपको इनके मतलब भी बताएंगे, अपवर्जी, सरल और मिश्र के क्या क्या मतलब हैं, और फिर इनको कैसे चेक करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप देखो प्रतिदर्श समष्टि हम निकाल लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि के लिए हमने आपको बताया था कि देखिए 3 सिक्के आपने उछाले हैं, मतलब आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 केस आएंगे। ये हमने प्रश्नावली 16.1 में बताया था। कैसे 8 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा? क्योंकि पहले सिक्के को उछालने पर 2 तरीके से, या तो हेड या टेल मतलब चित या पट, दूसरी बार उछालने पर भी चित या पट मतलब 2 केसेस, तीसरी बार उछालने पर भी 2 केसेस, तो टोटल 8 आ गए। अब ये 8 कैसे लिखते हैं? तो देखो यहां पर मैं मान लेता हूं फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन के हम लिखेंगे यहां पर, और ये थर्ड सिक्के के हम यहां पर लिखेंगे क्या क्या परिणाम आए हैं। देखिए 8 है तो 8 का आधा करेंगे 4, तो 4 बार आप हेड लिख दो पहले पर, और 4 बार आप टेल लिख दोगे। तो देखो मैंने 4 बार हेड लिख दिया और 4 बार टेल लिख दिया। अब दूसरे सिक्के पर आते हैं, तो देखो आपने यहां पर 4 4 का जोड़ा बनाया था। अब यहां पर क्या करेंगे? 4 का आधा लो मतलब 2, तो 2 2 के जोड़े बनाते जाएंगे, मतलब हेड हेड फिर टेल टेल फिर हेड हेड फिर टेल टेल। फिर इस पर आते हैं तीसरे सिक्के पर, तो अभी देखो आपने सेकंड वाले में 2 2 का जोड़ा बनाया है। अब 2 का आधा कितना होगा? 1, मतलब 1 1 का पेयर बनाएंगे, मतलब पहले हेड फिर टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो ये हमने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें आपका एक भी केस मिस कभी नहीं होगा। अब ये आपके पास आ गए प्रतिदर्श समष्टि के अवयव। तो प्रतिदर्श समष्टि में कैसे लिखोगे? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी,
एच एच, टी एच टी, टी टी एच और अंत में टी टी टी, ये आपके पास आ गए। अब यहां से आप ये देखो कि ये हमने इस तरीके से समुच्चय के रूप में लिख दिए। अब ए वाली घटना है कि 3 चित्र दिखाना, तो यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं कि आखिर हेड और टेल होते क्या है, मतलब हिंदी में। तो हेड को हम बोलते हैं चित्र और टेल को हम बोलते हैं पट। तो ये घटना है कि 3 चित्र दिखाना, तो 3 चित्र दिखना मतलब तीनों हेड आ जाना। तो एक ही देखो, यहां पर एक ही घटना दिख रही है, इसमें देख लो, या तो इसमें देख लो या इस पूरे में देख लो। ये मैंने एक सारणी सी बनाई है, इसमें देख लो, क्योंकि सारणी के अवयव भी तो मैंने एस में लिख दिए हैं। तो 3 हेड केवल एक में आ रहे हैं, मतलब आपके पास केवल एक अवयव आया एच 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 वाला। तो यहां पर आपने इसे लिख दिया ए वाली घटना के अंदर। बी वाली घटना आपको देखो दी हुई है कि 2 चित्र और एक पट होना चाहिए। 2 चित्र और एक पट मतलब 2 हेड और एक टेल होना चाहिए। तो देखो 2 हेड और एक टेल यहां पर इस वाले में मिल रहा है, 2 हेड और एक टेल देखो यहां पर भी मिल रहा है, 2 हेड और एक टेल देखिए यहां पर भी आपको मिल रहा है। तो 3 अवयव आपको मिले एच एच टी वाले, एच टी एच वाले और टी एच एच वाले। अगर आपको इसमें से सारणी में से नहीं देखना तो आप इसे एस में से देख सकते हैं, वही आएंगे। देखो एच एच टी आया, एच टी एच आया और टी एच एच आया, इसमें 2 हेड है और एक टेल है। अब तीसरे वाली घटना अर्थात सी वाली पर आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि 3 पट दिखना, उसको हमने सी से प्रदर्शित किया है। 3 पट मतलब एक ही देखो घटना है टी 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 वाली, तो यहां पर आपने टी 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 मतलब एक ही घटना जो आई थी वो लिख दिया। और अंत में है कि पहले सिक्के पर चित्र दिखना, उसको हमने डी से प्रदर्शित किया है। तो पहले सिक्के पर चित्र दिखना, तो देखो पहले सिक्के पर चित्र केवल इस वाले में आ रहा है, इसमें इसमें इसमें, इन चारों में ही आ रहा है। तो इन चारों के तो ये सभी एक एक हो जाएंगे परिणाम। तो एच एच देखो पहले सिक्के पर चित्र आ रहा है, बाकी में कुछ भी आया हमें मतलब नहीं है। यहां पर देखिए एच टी, एच टी एच आ गया और फिर एच टी आपके पास ये आ गया। तो आपने क्या किया कि ए बी सी तथा डी ये चारों घटनाएं आपने लिख दी। अब बात आती है कि आपके पास ये अपवर्जी घटनाएं क्या हैं, मतलब अपवर्जी घटनाओं के लिए बोला गया है कौन कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। परस्पर का मतलब होता है युग्म आपको चेक करने हैं। तो अपवर्जी हमने आपको बताया था, यदि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आए तब हम बोलते हैं अपवर्जी है। तो पहले वाले भाग को हल करते हैं अपवर्जी के लिए। तो हम क्या करते हैं, परस्पर देखने हैं, मतलब पहले जो जो युग्म बन सकते हैं उनको देखोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी देखोगे, बी इंटरसेक्शन सी देखोगे, सी इंटरसेक्शन डी भी हम देखेंगे। तो फिर हम देखेंगे यहां से कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी और फिर बी इंटरसेक्शन डी। तो ये देखो 6 युग्म बन सकते हैं, 4 यदि घटनाएं हैं तो 4C2 तरीके से, मतलब 6 आएगा। तो हमने ये 6 लिख दिए। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये फाई लिख दिया। या आप रिक्त समुच्चय का चिन्ह ऐसा भी बना सकते हो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी तरीके से अब हम ए इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में कॉमन देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये भी आपके पास फाई आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। देखिए बी इंटरसेक्शन सी मतलब इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है क्या, तो आपको दिख रहा है कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि यहां पर एक अवयव है टी टी, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये भी फाई आ गया। ए इंटरसेक्शन डी देखते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन डी आपने देखा, तो ये देखो आपके पास कॉमन मिल गया, मतलब उभयनिष्ठ मिल गया। तो एच एच ये आपके पास एक अवयव उभयनिष्ठ मिल रहा है। ध्यान रखें एक ही अवयव है, कोष्टक के अंदर हमने लिखा है। फिर सी इंटरसेक्शन डी के लिए देखते हैं। तो सी और डी में उभयनिष्ठ देखिए, आपको कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा, क्योंकि सी में केवल एक अवयव है टी टी। तो यही वाला देख लो क्या इसमें आ रहा है डी में, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी फाई हो गया। अब बी इंटरसेक्शन डी में देखेंगे। तो बी इंटरसेक्शन डी में देखिए आपके पास ये वाला और ये दो अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं, देख सकते हैं एच एच टी और एच टी एच। तो यहां पर आपने बी इंटरसेक्शन डी निकालकर देखा, तो आपके पास आया एच एच टी और एच टी एच, तो ये कॉमन आ गया। तो यहां से अब देखो जहां जहां फाई आया होगा वहां वहां हम बता देंगे कि वो परस्पर अपवर्जी घटना है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी फाई आया था, तो ए तथा बी आपके पास अपवर्जी घटनाएं आ गई। मैं अपवर्जी घटनाएं करके यहां पर लिख देता हूं बराबर करके, ए तथा बी हो गई। फिर देखिए हमारे पास ए और सी में भी इंटरसेक्शन फाई आया है, तो हमने बोल दिया कि ए तथा सी वाली घटनाएं भी परस्पर अपवर्जी हैं।
फिर देखिए बी और सी में भी इंटरसेक्शन फाई आया है, तो हम बोल देंगे बी तथा सी भी हमारे पास परस्पर अपवर्जी हैं, तथा अंत में सी और डी वाली घटनाएं भी परस्पर अपवर्जी हो जाएंगी, क्योंकि सी इंटरसेक्शन डी आपके पास यहां पर फाई आया है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले भाग पर। इसमें बोला गया था कि कौन कौन सी घटनाएं सरल हैं। तो अब इस पे पहले सरल का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि सरल पहली बार हमारे पास ये टर्म यूज हुआ है। वैसे तो आपने थ्योरी में पढ़ाई है ऐसे। सरल घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिसमें प्रतिवर्त समष्टि के केवल एक अवयव आए, ना एक से ज्यादा हो ना एक से कम हो, केवल एक ही अवयव होना चाहिए। तो देखो यहां पर हमारे पास ए वाली घटना है, केवल एक अवयव आ रहा है, और सी वाली घटना है, केवल एक अवयव आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ए और सी सरल घटनाएं हो जाएंगी। तो अगर मैं मैथमेटिकली रूप में लिखूं तो देखिए, अगर मतलब यदि किसी भी घटना में एक अवयव आएगा एन ई, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई, मतलब घटना ई में अवयवों की संख्या यदि एक है, तब हम बोलते हैं कि ई एक सरल घटना होती है। तो यहां पर ये मैंने गणितीय रूप में इसकी परिभाषा लिखी है। ध्यान रखें यहां पर इस प्रश्न में कोई भी ई घटना नहीं है, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। तो अगर प्रश्न के हिसाब से देखें तो एन ए में आपके पास और एन सी में आपके पास एक एक अवयव है, देख सकते हैं। एन ए में भी एक घटना है, एक अवयव है, देखो ए वाले समुच्चय में और सी वाले समुच्चय में भी एक ही अवयव है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि सरल घटनाएं आपके पास ए कॉमा सी हो जाएंगी। तो ये दूसरा वाला भाग हल हो गया। अब तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है कि कौन कौन सी घटनाएं मिश्र घटनाएं हैं। तो मिश्र घटनाएं, अब इसको समझ लेते हैं मिश्र घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो मिश्र घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जिनमें अवयवों की संख्या एक से ज्यादा होती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहले तो इसकी गणितीय भाषा, एक तरीके से परिभाषा, यदि किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या एक से ज्यादा आ जाए, ध्यान रखें एक से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि समुच्चय हमेशा पूर्णांक ही होते हैं। तो एक से ज्यादा मतलब दो तो होनी ही चाहिए। तो हम बोलते हैं वो जब ई घटना होगी, अगर ई एन ई मतलब अवयवों की संख्या एक से ज्यादा है, तो ई वाली घटना मिश्र घटना हो जाएगी। तो ये हमने गणितीय रूप में परिभाषा लिख दी। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं। तो देखिए हमारे पास बी में देखो एक से ज्यादा अवयव है, कितने अवयव है अगर आप चेक करना चाहते हो, देखो तीन अवयव, मतलब एक से तो ज्यादा ही है, और डी में भी चार अवयव है, मतलब एक से ज्यादा है। तो इस तरीके से जो मिश्र घटनाएं हैं इस प्रश्न में, वो आपके पास केवल दो घटनाएं हैं, और वो हैं आपके पास बी तथा डी। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तीन सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, फिर आगे लिखा है वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर 5 भाग दिए हुए हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तीन सिक्कों को यदि एक बार उछालें तो क्या क्या प्रतिवर्त समष्टि आ सकती है वो हम लिख रहे हैं। पहले तो प्रतिवर्त समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस, अर्थात जो जो आपके पास आ सकते हैं संभावनाएं, परिणाम मतलब। तो देखिए हमारे पास हमने आपको बताया ही था तीन सिक्कों को उछालने पर 8 परिणाम आएंगे। तो अगर आप 8 की टेबल दोबारा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एच 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 की आएगी, फिर एच एच टी की आएगी, फिर एच टी एच की आएगी, एच कॉमा टी आपके पास आएगा। इसी तरीके से आपके पास देखो टी एच एच आएगा, फिर आपके पास टी एच टी आएगा, टी टी एच आएगा, और टी टी आपके पास आएगा। तो ये देखो 8 ही अवयव हैं आपके पास, और हमने 8 अवयव समझ भी लिए थे कैसे 8 आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आपको पहले वाले भाग में बोला गया है कि दो घटनाएं बतानी है जो कि परस्पर अपवर्जी हो। अब यहां पर देखिए ये समझने की बात है, यहां पर दो घटनाएं बतानी है कि जो परस्पर अपवर्जी हैं, मतलब आपको पहले से नहीं बताया गया कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, आपको खुद से निकालनी है। इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल दो ही घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी, ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो पेयर कि जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, लेकिन आपको कोई सी भी दो बता देनी है, आप अपनी तरफ से निश्चिंत रहें उसके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो दो घटनाएं देखी, और हो सकता है उत्तर पुस्तिका में जो दो घटनाएं दी हो सकता है वो मैच ना करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उत्तर गलत हो गया या उत्तर पुस्तिका का उत्तर गलत है, दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे, बकायदा अगर आप सही कर रहे हैं तो। देखो
अगर हम ए वाली घटना मान लेते हैं, देखो परस्पर अपवर्जी कैसे हो सकती है, मैं एक मान लेता हूं एच कॉमा एच कॉमा एच और टी टी कॉमा टी कॉमा टी दूसरी घटना मान लेता हूं। तो ए वाली घटना हमारे पास क्या हो सकती है, यदि तीनों सिक्कों पर चित आना मतलब हेड आना, और बी वाली घटना हमने क्या मान ली, तीनों सिक्कों पर टेल आना अर्थात पट आना। तो आप देखो अब तीनों सिक्कों पर चित आने में कौन कौन से अवयव हमारे पास आएंगे, केवल एक अवयव आएगा जो कि होगा हेड कॉमा हेड कॉमा हेड, तीनों पर हेड आ गया। और बी में क्या अवयव आएगा हमारे पास, टी कॉमा टी कॉमा टी, मतलब तीनों पट आ गए। तो अब सोचिए क्या ए इंटरसेक्शन बी कुछ आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहां पर ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो लिखा है वही उत्तर पुस्तिका में हो, लेकिन आपने तो सही लिखा है तो आप इस बारे में निश्चिंत रहें। तो ये हो गया। अब देखो वैसे तो उसने बोला था कि कोई सी भी आपको दो घटनाएं लिख देनी है, लेकिन और भी अगर मैं घटनाओं की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक घटना ले लो कि पहले सिक्के पर हेड आया हो और दूसरी घटना ले लो पहले सिक्के पर टेल आया हो। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पहले सिक्के पर हेड आया है तो ये चार आएंगे अवयव, और पहले सिक्के पर टेल आया तो ये चारों अवयव आएंगे, तो कुछ भी कॉमन तो नहीं आएगा इसमें, तो ये भी अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास बन सकते हैं, लेकिन हमें तो कोई भी ऐसे एक लिखना था तो हमने देखो एक जोड़ा बना दिया आपके लिए। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। तो इसमें बोला गया कि तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं और निशेष हैं। परस्पर अपवर्जी और निशेष, निशेष का मतलब हम समझ लेते हैं, अपवर्जी तो हम जानते ही हैं। निशेष का मतलब होता है कि अगर तीन घटनाएं आपने ली हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास एस बनना चाहिए, मतलब सैंपल स्पेस या प्रतिवर्ष समष्टि जिसे हम बोलते हैं, ये बनना चाहिए। तो हम बोलते हैं निशेष घटनाएं। अगर दो घटनाएं निशेष हैं मतलब उन दोनों का संघ मतलब यूनियन एस बनना चाहिए। अगर पांच घटनाएं निशेष हैं मतलब उन सभी का यूनियन अर्थात संघ एस बनना चाहिए। तो निशेष का मतलब भी हमें समझ में आ गया। अब ध्यान रखें, बोला गया है कि तीनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ऐसे हो सकता है आप जो निकालें और जो उत्तर पुस्तिका में आपके दी हुई हो अलग अलग दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस सही से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने लिए। तो देखिए हम एक घटना मान लेते हैं, मान लीजिए हमने सी वाली घटना मान ली कि कोई भी हमने हेड नहीं आया, मतलब कोई भी चित ना आए। इसी तरीके से हम डी वाली घटना मान लेते हैं कि कोई भी पट ना आए। और इसी तरीके से हम यहां पर देखिए अगर कोई भी पट ना आए, इसको छोड़कर मैं ऐसे करके मान लूं, देखिए मैं अगर इसकी जगह मान लूं कि कम से कम दो हेड आए, मतलब कम से कम दो चित हो, और ई वाली घटना यदि मैं मान लूं कि कम से कम एक चित हो। अब देखिए मैंने ये तीन घटनाएं मान ली, ऐसे आपको सोचनी है कि आप कौन कौन सी सोच सकते हैं। अब जैसे ये देखो सी वाले में अगर अवयव लिखूंगा कोई भी चित ना हो मतलब एक ही हो सकता है, एक भी चित ना हो मतलब तीनों टेल हो जाए मतलब पट हो जाए। तो एक अवयव आ गया टी कॉमा टी कॉमा टी। फिर डी वाली पर लेते हैं, तो डी में लिखा हुआ है कम से कम दो चित आने चाहिए। कम से कम दो चित का मतलब है या तो दो चित हो या तीन चित हो। तो देखो दो चित कहां कहां आ रहे हैं, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, और तीन चित आ रहे हैं एच 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 में। तो ये आप अवयव लिख दोगे यहां पर चारों अवयव। तो देखो एच एच टी एच टी एच टी एच एच दो चित का हो गया, और तीन का चित का भी रखना होगा क्योंकि कम से कम बोला गया है, तो तीन चित भी तो आ ही सकते हैं। तीन चित का ये वाला हो गया। अब आगे बोला गया है कि ई वाली जो घटना है उसमें है आपके पास कि कम से कम एक चित आना चाहिए। कम से कम एक चित का मतलब है एक चित वाले भी लिखने हैं, दो चित वाले भी लिखने हैं और तीन चित वाले भी लिखने हैं। तो देखिए एक चित वाले कितने आएंगे, एच कॉमा टी कॉमा टी, टी कॉमा एच कॉमा टी, और टी कॉमा टी कॉमा एच। एक चित वाले आपने लिख दिए। अब दो चित वाले हम लिखेंगे, तो एच कॉमा एच कॉमा टी, एच कॉमा टी कॉमा एच, टी कॉमा एच। आपने दो चित वाले भी लिख दिए। अब तीन चित वाले लिखेंगे, तो एच कॉमा एच, ये आपके पास आ गए। अब देखिए
तीनों में कॉमन हमें देखने हैं, क्योंकि आपको यहां पर अब दो के बारे में नहीं बोला गया है, तीन घटनाओं के बारे में बोला गया है जो परस्पर अपवर्जी हो। मतलब यहां पर तीन घटनाएं कौन कौन सी हैं, सी डी ई, तो सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई आप निकाल के देखो, तो तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखो स्वाभाविक सी बात है, आप बार बार इतना लंबी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आप क्या देखा करो कि सबसे कम अवयव सी में है, तो स्वाभाविक सी बात है सी से बड़ा आंसर तो नहीं हो सकता, ये कॉमन की देख रहे हो। अब देख लो क्या सी और किसी में आ रहा है क्या, तीनों में आ रहा है क्या सी, देखिए डी और ई में तो है ही नहीं, मतलब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आया, तो ये आपके पास फाई आया। और दूसरा आपने देखा कि सी यूनियन डी यूनियन ई यदि आप निकालोगे तो देखो इन सभी को अगर आप यूनियन करके लिखोगे, मतलब संग लिखोगे, तो ये साथ में एक टी टी और जोड़ दोगे, मतलब आठों अवयव आपके पास प्रत्यय समष्टि वाले बन जाएंगे, मतलब ये एस बन गया। तो इस तरीके से आपके पास ये सी तथा डी तथा ई तीन अवयव तीन घटनाएं आ चुकी हैं जो परस्पर अपवर्जी भी हैं और निशेष भी बन चुकी हैं। चलिए अब तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि आपको अब दो ऐसी घटनाएं लिखनी है जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं ना हो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उनमें कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ आना चाहिए। तो आप और भी ऐसे केसेस लिख सकते हो, मैं तो केवल आपको दो केसेस बता रहा हूं। मान लीजिएगा आपने एक एफ घटना ले ली जिसमें कम से कम दो हेड हो, मतलब दो चित हो, और आपने एक जी वाली घटना ले ली जिसमें तीन चित हो। तो देखिए अब हम क्या देखते हैं कि अगर मैं एफ वाली घटना के अवयव लिखूं तो देखिए क्या क्या आएंगे, कम से कम दो चित के, मतलब या तो दो चित और तीन चित वाले, तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच ये दो चित वाले हो गए, और तीन चित वाले भी लिखने हैं, कम से कम दो चित बोला गया था इसलिए कम से कम में तो तीन चित भी आएगा। अब जी में देखेंगे तीन चित मतलब एच कॉमा एच कॉमा एच, तो आप निकाल कर देखो एक बार एफ इंटरसेक्शन जी। तो देखिए एफ इंटरसेक्शन जी निकालेंगे तो एक हमारे पास अवयव आ रहा है जो कि है एच कॉमा एच कॉमा एच। तो आपने देखा एक अवयव आ रहा है उभयनिष्ठ, इसका मतलब ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है, तो आपने तीसरा वाला भी कर दिया। अब चौथे वाले भाग पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया कि दो घटनाएं ऐसी लिखनी है जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है, मतलब अपवर्जी हैं परंतु निशेष ना हो, मतलब दो घटनाएं जिनमें इंटरसेक्शन तो फाई होना चाहिए और ए यूनियन बी आपके पास एस के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एस के बराबर हो गया तो हम बोलते हैं निशेष हैं, लेकिन निशेष नहीं है मतलब एस के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम दो घटनाएं ऐसी कौन सी लिख सकते हैं। मैं देखो ए और बी मैंने जैसे पहले वाले भाग में मान लिया था, तो इसलिए मैं कुछ अलग अलग टाइप के नाम ले रहा हूं, जैसे सी डी ई ले लिया मैंने, एफ जी ले लिया। अब जैसे मान लीजिएगा मैं चौथे वाले भाग में दो घटनाएं कौन कौन सी ले रहा हूं, एक घटना एच ले लेता हूं, जो कि एच मान लीजिएगा मैंने ले ली कि केवल एक हेड आए। तो यहां पर देखिए केवल एक चित हो, और देखिए मैंने एफ वाली घटना एच के बाद आई आएगा, तो मैंने एक आई वाली घटना ले ली कि केवल एक टेल हो, मतलब पट हो। तो अब देखिए यहां पर कौन कौन से आ सकते हैं आपके पास। एच वाली घटना के अवयव लिखेंगे, केवल एक चित हो मतलब एच टी टी, केवल एक चित देखना है, ध्यान रखें। तो एस में देख लो कौन कौन से अवयव है, केवल एक, देखो ये है हेड, केवल एक हेड का देखो ये भी है और एक ये भी है, तो आपके पास तीन ऐसे मिल रहे हैं। तो आपके पास देखो कौन कौन से मिल गए थे, एक टी एच टी आएगा और एक आएगा आपके पास टी टी एच। अब एक टेल का देखते हैं, मतलब आई वाली घटना के अवयव। तो एक टेल देखो कब कब आएगा, मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं, ये आएगा एच एच टी टी एच एच और एच टी एच, देखो एक पटका आ गया। तो यहां पर अब देखो कि आपके पास एच इंटरसेक्शन आई कुछ आ रहा है क्या उभयनिष्ठ, नहीं आ रहा, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि एक हेड और एक पट में उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आएगा। दूसरा आप ये देखो क्या एच यूनियन आई एस के बराबर बनना है, तो अगर आप देखोगे उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है, जोड़ोगे इन्हें मतलब यूनियन निकालोगे तो ये 6 ही अवयव आएंगे, तो एस में तो 8 अवयव थे, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है एस के। तो इस तरीके से आपने ये दो घटनाएं निकालनी कि दो परस्पर अपवर्जी तो है लेकिन निशेष भी नहीं है। अब चलिए हम अंतिम वाले भाग पर चलते हैं, अर्थात भाग संख्या 6 पर। इसमें बोला गया है कि अब आपको तीन घटनाएं निकालनी है जो परस्पर अपवर्जी तो हैं किंतु निशेष नहीं है। तो अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है,
तो अपवर्जी के लिए क्या होना चाहिए, 3 घटना आप निकाल रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फाई तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप इनका यूनियन निकालो तो वो एस नहीं आना चाहिए, क्योंकि एस आ गया तो निशेष हो जाएंगी घटनाएं, लेकिन आपको तो बोला गया है निशेष नहीं है, तो एस नहीं आना चाहिए। तो देखिए हम कौन से 3 अवयव लिखते हैं, 5वें वाले भाग में मैंने एक घटना जे मान ली कि 3 हेड आ जाए, मतलब 3, ये जे वाली घटना है, 3 चित आ जाए। के वाली घटना हमने एक मान ली कि एक हेड आ जाए, मतलब एक चित आ जाए, और एल वाली घटना मैंने मान ली कि एक पट आ जाए। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास जे के यदि मैं अवयव लिखूं यहां से आपके पास, तो जे में कौन कौन से अवयव आएंगे, 3 चित, तो 3 चित का मतलब एक ही अवयव आ सकता है, तीनों पर हेड, मतलब एच 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 वाला। एक पट की बात करें तो सॉरी एक चित की बात करें तो एक चित देखिए कितने में आ सकता है, आप चाहो तो एस में से देख लो एक चित वाले, क्योंकि होंगे तो अवयव एस के ही ना ये सब। तो एक चित का देख लो, देखो ये 3 चित आ रहा है, लेकिन ये भी तो काउंट तो करेंगे ही ना, केवल केवल एक चित का हमें देखना है। ध्यान रखें मैं केवल भी लिख देता हूं यहां पर, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, यहां पर केवल एक पट है। तो केवल एक चित देखिए कौन कौन से अवयव आ रहे हैं आपके पास केवल एक चित वाले, एच टी टी आ रहा है, टी एच टी आ रहा है, और टी टी एच आ रहा है। तो यहां पर मैं उन सभी को लिख देता हूं, एच टी टी, टी एच टी, और टी टी एच। अब एल वाले अवयव लिख देते हैं, तो देखिए एल वाले अवयव हमारे पास आ जाएंगे, केवल एक पट होना चाहिए, मतलब टी एच एच, एच टी एच, और एच एच टी। तो ये हमने एल वाले अवयव लिख लिए। अब आप देखो क्या जे इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन एल, मतलब तीनों में अवेनिश है देखो, तो ऐसा नहीं कि सबको देखना पड़ रहा है हमें हर अवयव को, सबसे कम अवयव जे में है, तो ये देख लो, इससे बड़ा आंसर तो नहीं हो सकता ओवेनिस्ट में। तो ये देख लो क्या ये दोनों में आ रहा है एच एच एच, तो आपको दिख रहा है नहीं आ रहा है, मतलब दोनों में ही होना चाहिए, किसी एक में भी हो तब भी नहीं माना जाएगा, तीनों में होना चाहिए ओवेनिस्ट, मतलब ये यदि इसमें है तो इन दोनों में भी होना चाहिए तभी तो आएगा ये, तो ये तो किसी में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फाई आ गया। तो ये अपवर्जी भी आ गई घटनाएं तीनों। अब ये देखो क्या जे यूनियन के यूनियन एल, अर्थात इन तीनों का संघ क्या एस के बराबर आ रहा है, तो देखो ये तीन और एक, ये 7 घटनाएं आई, लेकिन एस में तो 8 घटनाएं थी, तो ये स्वाभाविक सी बात है, हमें ये भी नहीं चेक करना पड़ा कि आखिर कौन कौन सी घटनाएं नहीं है, आपको केवल इतना पता लग गया इसमें 7 आएंगी उसमें तो 8 थी, मतलब कुछ तो कम रहा ही होगा, मतलब ये एस के बराबर नहीं आ रहा है। अर्थात यहां पर आपने तीसरे वाले भाग में 3 घटनाएं ऐसी भी निकाल दी, जैसा प्रश्न में बोला गया था कि तीनों अपवर्जी तो हो लेकिन निशेष भी ना हो, तो यही आपके पास आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि 2 पासे फेंके गए हैं, घटनाएं ए, बी और सी निम्नलिखित प्रकार से आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, 2 पासे यदि फेंके गए हैं तो सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिवर्ष समष्टि निकाल लेते हैं। तो प्रतिवर्ष समष्टि में आप जानते हैं 36 अवयव आएंगे 6 गुणा 6 करके, क्योंकि पहले पासे को फेंकने पर 6 प्रकार से परिणाम आ सकते हैं, दूसरे पासे में भी 6 प्रकार से आ सकते हैं, तो ये 6 गुणा 6 अर्थात 36 आएंगे। कौन कौन से आएंगे उनको समझ लेते हैं, 1 गुणा 1 सॉरी 1,1, 1,2, 1,3, अर्थात इसका मतलब है कि पहले पासे पर 1 आ रहा हो दूसरे पर 1, पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 2, पहले पर 1 और दूसरे पर 3 आ जाए। इसी तरीके से आप देखो पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 4, पहले पर 1 और दूसरे पर 5, पहले पर 1 और दूसरे पर 6। अब मैं वो वाले केस लिखूंगा जब पहले पासे पर 2 आ जाए दूसरे पर आता रहे कुछ भी, तो 2,1 पहले पासे पर 2 वाले सभी केस लिख रहा हूं अब मैं, 2,3 भी आएगा और इसी तरीके से 2,6 तक जाएंगे। अब मैं सभी नहीं लिख रहा हूं, आप भी ऐसा डैश डैश करके लिख सकते हैं, लेकिन कुछ अवयव तो आपको लिखने ही चाहिए। आगे देखिए आपके पास आ सकता है 3,1, 3,2 से लेकर 3,6 तक। फिर देखिए 4,1 मतलब पहले पासे पर जब 4 हो रहा हो तब हम सभी केसेस लिख रहे हैं, 4,1, 4,2, 4,3 से लेकर 4,6 तक। फिर देखिए जब पहले पासे पर 5 आ रहा हो वो वाले केस लिख लेते हैं, 5,1, 5,2, 5,3 डैश 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 5,6 तक, और अंत में जब पहले पासे पर 6 आ रहा हो तो अब हम वो सब केस लिखेंगे, तो 6,1, 6,2, 6,3 डैश 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 6,6। तो ये आपने देखो सब केस लिख दिए, मतलब एस लिख दिया एक तरीके से, जिसमें 36 अवयव हैं ये आपके पास। अब
आपको घटना ए बोली गई है कि पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, घटना बी बोली गई है कि पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, और घटना सी बोली गई है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 या 5 से कम होना। लेस देन और इक्वल टू 5 दिया, मतलब योग 5 या 5 से कम हो। तो घटनाएं पहले तो लिख लेते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि ए वाली घटना हमको क्या दी हुई है। ए वाली घटना दी हुई है कि पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त हो। इसका मतलब पहले पर सम आया है, दूसरे पर हमें मतलब नहीं है कि क्या आए। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से अवयव आएंगे। पहले पासे पर सम आए मतलब या तो 2 आए तो 2 वाले सब केस लिख लो, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 से लेकर 2,6 तक। पहले पासे पर सम देखो 4 भी आ सकता था, तो 4 वाले आप सब केस लिख लो, 4,1, 4,2 से लेकर 4,6 तक। पहले पासे पर सम संख्या था 6 भी आ सकता था, तो वो वाले सब केस लिख लेते हैं, 6,1, 6,2, 6,3 डैश 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 6,6 तक। तो ये आपने सब लिख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बी वाली घटना है आपके पास पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त हो। तो पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त हो मतलब विषम देखो एक आ सकता है, तो एक वाले सब केस लिख लो। 3 भी आ सकता था, तो 3,1, 3,2 से लेकर 3,6 तक आपने लिख दिए। और फिर आपने 5 वाले लिख दिए, 5,1, 5,2 डैश 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 5,6 तक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सी वाले में आपको दिया हुआ है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 या 5 से कम हो। तो देखो योग 5 या 5 से कम हो मतलब योग मिनिमम देखो 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि पासों पर 1,1 सबसे छोटा यही आ सकते हैं, तो योग इनका देखो 1 और 1 2 होते हैं। तो अब 2, 3, 4 या 5 योग वाले हम सभी अवयव लिख देंगे। तो देखो 2 योग वाले केवल एक ही अवयव आएगा 1,1, 3 योग वाले देखो 1,2 आएगा और 2,1, 4 योग वाले 1,3, 3,1 और 2,2 आ गया। अब 5 योग वाले आप देखो 1,4 आएगा, 4,1, 2,3 और 3,2 ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये सब आपके पास आ गए जिनमें योग 5 या 5 से कम है। अब आपने ए बी सी तीनों घटनाएं तो लिख दी, अर्थात इनके समुच्चय तो आपने बना दिए। अब आपको बोला गया है कि ए डैश निकालो, बी नहीं, कुछ इस तरीके से। देखिए आपके पास ये 8 भाग दिए हुए हैं, आपको ये 8 भाग एक एक करके निकालने हैं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ए डैश निकालता हूं। तो ए डैश निकालते हैं। ए डैश मतलब ए का पूरक समुच्चय। तो हमने पूरक समुच्चय देखा था कि किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय होता है सबसे बड़े समुच्चय, मतलब यहां पर क्या होगा एस, प्रत्यय समष्टि सबसे बड़ा समुच्चय होता है, उसमें से हम ए को घटाएंगे तो ए डैश मिल जाएगा। अर्थात एस वाले समुच्चय में से वो वाले अवयव घटा दूंगा जो कि ए वाले अवयव हैं। तो देखो 2 वाले अवयव घटा दो, 2,1, 2,2 ये सब घटा दो, 4 वाले स्टार्टिंग वाले घटा दो और 6 वाले घटा दो। तो आपके पास कौन कौन से रह जाएंगे? आपके पास रह जाएंगे यहां से 1,1, 1,2 और से लेकर 1,6 वाले। फिर आपके पास रह जाएंगे 3,1, 3,2 से लेकर 3,6 वाले, और फिर 5,1, 5,2 से लेकर 5,6 वाले। क्योंकि आपने स्टार्टिंग जिनमें 2, 4, 6 वाले थे वो सब हटा दिए, जो पहले पासे पर 2 आने वाले हटा दिए, पहले पासे पर 4 वाले आने और पहले पासे पर 6 आने वाले, क्योंकि ए में वही सब तो थे तो आपने हटा दिए। तो ये आपके पास आ गया पहले वाले भाग का उत्तर। लेकिन वैसे तो नहीं बोला गया था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसे समझें तो सोचिए ये किसके बराबर है। ये वाला समुच्चय देख सकते हैं बी वाले समुच्चय के बिल्कुल बराबर आ रहा है हुबहू। तो ये एक तरीके से बी के बराबर आ जाएगा। ये वैसे मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, वैसे एक्चुअली में प्रश्न में नहीं बोला गया था। पहला वाला भाग हल हो गया। अब आप देखो आपको बोला गया है कि बी नहीं होना चाहिए। तो बी नहीं या डैश बात एक ही होती है, ध्यान रखें इस बात का। समुच्चय में ही हमने सीखा था बी नहीं, या हम बोल सकते हैं बी डैश। तो ये क्या आएगा हमारे पास एस माइनस बी के बराबर आ जाएगा। तो एस माइनस बी अगर आप देखोगे तो समुच्चय एस में से वो वाले अवयव घटा दो जिसमें बी वाले अवयव भी शामिल हो। तो बी वाले अवयव कौन से? जब स्टार्टिंग में 1 आया हो, स्टार्टिंग में 3 आया हो, स्टार्टिंग में 5 आया हो, तो ये वाले अवयव घटा देंगे समुच्चय एस में से। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा 2,1, 2,2 से लेकर 2,6 तक। फिर बचेगा 4,1 से लेकर 4,6 तक, और फिर बचेगा हमारे पास 6,1, 6,2 से लेकर 6,6 तक। तो हमारे पास देखो ये सब अवयव आ जाएंगे एस माइनस बी अर्थात बी नहीं वाले। अब वैसे तो ये उत्तर हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐसे सोचें तो देखिए ये हमारे पास ए वाले समुच्चय के बराबर आया है, तो इस तरीके से बराबर ए हमने लिख दिया इस तरीके से समझने के लिए। अब अगर हम आगे देखें
तो यहां से आप देखो तीसरे वाला भाग हमें दिया हुआ है कि ए या बी, ए या बी हमने आपको बताया था ये यूनियन होता है बेसिकली, ए या बी मतलब ए यूनियन बी, मतलब या तो ए के अवयव आ जाएं या बी के आ जाएं या दोनों में कॉमन भी हो जाएं, वो भी आ जाएंगे इनमें। तो अब देखो ए और बी के दोनों समुच्चय मिलाकर लिख रहे हैं, तो देखो ये सभी अवयव हम लिख देंगे मिलाकर, कॉमन होंगे तो एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे फिर यदि कॉमन है तो, कोई भी कॉमन वैसे था ही नहीं। तो अब देखो आपके पास आ जाएगा 1,1, 1,2 से लेकर 1,6 वाले, 2,1, 2,2 से लेकर 2,6 वाले, 3,1, 3,2 से लेकर 3,6 वाले, 4,1, 4,2 से लेकर 4,6 वाले, 5,1, 5,2 से लेकर 5,6 वाले, और अंत में 6,1, 6,2, 6,3 इस तरीके से 6,6 तक आप जाएंगे। तो ये सब अवयव आपके पास ए यूनियन बी या हम बोल सकते हैं ए या बी वाले हो जाएंगे। तो ये वैसे तो उत्तर आ गया, लेकिन अगर आप इन्हें ढंग से गौर करें तो ये पूरा आपके पास एस के बराबर बन रहा है। ये तीसरा वाला भाग हो गया। अब हम चौथे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो चौथे वाले भाग में आप देखो आपको बोला गया है ए और बी, और लिखा हुआ है हिंदी में, इसका मतलब ए तथा बी का उभयनिष्ठ आना चाहिए। तो हम ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली निकालेंगे, अर्थात उभयनिष्ठ। तो आप देखो ए और बी में कुछ भी कॉमन तो था ही, क्योंकि ए में क्या है स्टार्टिंग में 2 वाले, 4 वाले और 6 वाले हैं, बी में क्या है जब पहले पासे पर 1, 3, 5 आए तो कभी भी कुछ भी कॉमन मिलेगा ही नहीं। और आप देखो देख भी सकते हैं इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा आपके पास। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी आपके पास फाई लिख दो, या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं अर्थात रिक्त समुच्चय। तो ए और बी आ गया आपके पास। अब पांचवें वाले भाग पर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है ए तो है लेकिन किंतु सी नहीं है। तो ए है लेकिन सी नहीं है, इसको यदि हम गणितीय रूप में देखेंगे तो ये आपके पास लिखा हुआ है ए माइनस सी। तो ए माइनस सी का मतलब होता है कि ए तो है लेकिन सी नहीं है, तो सी को हमने घटा दिया ए में से। तो अब देखिए ए माइनस सी मतलब ए में से हम सी वाले अवयव घटा देंगे। तो ए में से यदि आप सी वाले अवयव घटाओगे तो ए वाले अवयव तो ये हैं, सी वाले अवयव में देखो 2,1, 2,2, 2,3 घटा दो, 4,1 घटा दो। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ जाएगा ए माइनस सी में, 2,4 आएगा, 2,5, 2,6 आ गया। फिर इसी तरीके से देखेंगे तो 4,1 तो सी में था तो हमने तो हटा दिया, तो 4,2 आ गया, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 आ गया। फिर देखिए ए में हमारे पास और क्या क्या था, हमारे पास अवयव थे हमारे पास 6 वाले। तो देखो यहां पर हम लिख देंगे 6,1, 6,2, 6,3 ये वाले अवयव, और यहां तक हम 6,6 तक जाएंगे। तो ये ए माइनस सी आपके पास आ गया। अब हम देखते हैं कि आपके पास दिया हुआ है अगला बी या सी। बी या सी जैसे ए या बी लिखा है वैसे बी या सी लिखेंगे। बी या सी का मतलब हो गया बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सभी अवयवों का हम संघ ले लेंगे, मतलब इनको मिलाकर लिख देंगे। अब लेकिन जो दोनों में आ रहा होगा उसको लिखेंगे केवल एक ही बार। जैसे 1,1 देखो दोनों में आ रहा है लेकिन एक बार लिखोगे आप बी यूनियन सी में। तो आप देखो कौन कौन से अवयव आएंगे, देखो 1,1 इसमें भी आ रहा है, 1,2 भी आएगा, 2,1 एक्स्ट्रा आया हमारे पास। फिर हमारे पास देखो 1,3, 3,1 बी में आ ही रहे होंगे, 2,2 एक एक्स्ट्रा आया, 1,4 आ ही रहा था, 4,1 एक्स्ट्रा आया, 2,3 एक एक्स्ट्रा आया। तो इनको हम मिला के लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ जाएगा बी यूनियन सी में, 1,1, 1,2 से लेकर 1,6 तक सभी अवयव। फिर 3,1 से लेकर 3,6 मतलब 3,2 भी आपके पास आ रहा होगा, ये मैं लिख भी देता हूं समझाने के लिए। फिर आपके पास आएगा 5,1, 5,2 डैश 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 5,6 तक। फिर अब देखो मैंने बी वाले तो लिख दिए, अब सी वाले देख लो जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, इसमें कौन कौन से थे एक्स्ट्रा, 2,1 वाले, 2,3 वाले, 4,1 वाले। तो ये आपने इस तरीके से यहां पर लिख दिए। तो ये बी यूनियन सी अर्थात बी या सी आ गया। सातवें वाले भाग पर आते हैं। तो इसमें बोला गया कि बी और सी अर्थात बी इंटरसेक्शन सी हमको निकालना है। तो देखिए बी और सी में अब हम उभयनिष्ठ अवयव देखेंगे कि कौन से अवयव दोनों में आ रहे हो। तो देखिए
कौन कौन से अवयव दोनों में आ रहे हैं? 1,1 वाला अवयव आ रहा है देखो दोनों में, 1,2 वाला भी अवयव आ रहा है, 1,3 भी देखो यहां पर आ रहा होगा, 3,1 देखो ये आ रहा है, 1,4 इसमें आ रहा होगा, फिर देखो हमारे पास 3,2 भी आ रहा है। तो लिख लेते हैं इनमें क्या क्या कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी, देखिए हमारे पास था 1,1 कॉमन आया, 1,2 आया था, फिर 1,3 भी आया, 1,4 आया, 3,1 आया, 3,2 हमारे पास आया था। तो यही कॉमन आ रहे थे, तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब सबसे अंतिम भाग की तरफ चलते हैं। 8वें भाग में आपको देखो दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। चलिए कर देते हैं। तो देखो 8वें वाले भाग में आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश दिया हुआ है। अगर अब आप देखो, अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो, बिल्कुल कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सी डैश एक बार निकाल लो यहां पर, क्योंकि हमने ए डैश और बी डैश तो देखो निकाल लिया है, मतलब ए हमें पता ही है, बी डैश देखो हमने यहां पर निकाला है, सी डैश यदि निकालूंगा तो वो क्या आएगा, एस माइनस सी वाला आएगा। एस माइनस सी यदि देखूंगा तो देखिए मेरे पास एस माइनस सी जो आएगा, पहले मैं सी डैश निकाल लेता हूं। तो देखिए सी डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, एस माइनस सी के बराबर आ गया, अर्थात एस वाले समुच्चय में से सी वाले समुच्चय आप हटा दीजिएगा। तो देखिए हमारे पास ये आएगा सी डैश 1,5 1,6, फिर आएगा हमारे पास 2,4 2,5 2,6, फिर देखिए हमारे पास आएगा 3,3, क्योंकि सी क्या था, जब योग 5 या 5 से कम आ रहा हो, तो हम जब योग 5 से बड़ा हो जाए वो सब अवयव लिख देंगे एक तरीके से, या फिर आप ऐसे घटा के देख लो। तो ये 3,4 आएगा, 3,5 भी आ गया और 3,6 भी आ गया। फिर देखिए हमारे पास 4,2 आएगा, 4,3 आएगा, 4,4 4,5 और 4,6 हमारे पास आ जाएगा। फिर देखिए 5,1 5,2 आ जाएगा से लेकर 5,3 5,4 5,5 5,6 तक आएगा, इसलिए डैश 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 लगा दिया। इसी तरीके से देखो आपके पास 6,1 6,2 6,3 डैश 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 आपके पास 6,6 तक आ जाएगा। तो आपने सी डैश निकाल लिया यहां से। अब जब सी डैश आ ही गया तब आप आसानी से देखो निकाल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो देखो अब आप देख रहे हो जो बी डैश था वो तो आपके पास ए के बराबर आया था, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, देखो देख सकते हैं आप, बी डैश हमने यहां पर देखो निकाला है, बी नहीं मतलब बी डैश ए के बराबर आया था। तो ये बेसिकली आ गया ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए इंटरसेक्शन ए ये तो बेसिकली ए के बराबर आ गया, तो इनडायरेक्टली आपको केवल इतना सा सॉल्व करना है। आपके पास इतना बड़ा 3 यहां पर समुच्चय लिखे थे, लेकिन आपने उसको 2 समुच्चय में बना लिया। ए इंटरसेक्शन सी डैश देखिए ये है आपके पास, और ए देखो आपने स्टार्टिंग में निकाला था जो कि आपके पास ये था। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ आपको देखना है आखिर क्या क्या है। तो उभयनिष्ठ देखना है तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2,4 2,5 2,6, क्योंकि ए में भी आ रहे हैं और सी डैश में भी आ रहे हैं। इसी तरीके से देखो हमारे पास ए में तो सम संख्या आ रही थी, ये तो वैसे भी नहीं आएगा, 3 वाले कोई नहीं आएगा, 4 वाले देख लेते हैं। 4,2 आएगा, 4,3 आएगा आपके पास, 4,4 आएगा, 4,5 4,6 आ गया। फिर देखिए 5 वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि ए में 5 से स्टार्टिंग वाले कोई नहीं थे, मतलब पहले पासे पर 5 कभी था ही नहीं ए में। तो ये आ गए 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 तथा 6,6। तो इस तरीके से ये आपके पास, अगर आप यहां पर समुच्चय अर्थात मजला कोष्टक से बंद कर दें तो ये समुच्चय बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 8वां वाला भाग भी आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 16.2 के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। इसमें आपको बोला गया है कि आप उपर्युक्त प्रश्न 6 को देखिए जो कि अभी हमने हल किया है, फिर उसे देखकर आपको सत्य या असत्य बतलाना है और अपने उत्तर का कारण भी देना है, मतलब आपको रीजन सहित बतलाना है कि क्यों आखिर ये सत्य या असत्य आपके अनुसार होंगे। जैसे पहले वाले भाग में आप देखिए आपको बोला गया है कि क्या ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। तो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप देखो फाई आएगा तो हम बोल देंगे परस्पर अपवर्जी है। तो हाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था, फाई आ रहा था। तो इस तरीके से पहले वाले भाग में आपको समझ में आया कि चूंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, इसलिए
हाँ ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, तो ये पहला कथन आपके पास सत्य हो चुका है। तो ये पहला कथन हो गया। अब दूसरे वाले कथन में आप देखो, आपको बोला गया था कि ए और बी परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। तो आपने देखा कि हाँ ए इंटरसेक्शन बी फाई तो आ रहा था, और ए यूनियन बी आपके पास एस के बराबर आ रहा था। देख सकते हैं ए यूनियन बी भी हमने निकाला था जब ए या बी हमसे पूछा गया था। देखिए ए यूनियन बी हमने निकाला था, तो देखो एस के बराबर आ रहा था। तो बताया था कि जब भी दो समुच्चयों का संघ अर्थात यूनियन प्रतिवर्ष समष्टि अर्थात एस के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलते हैं वो निशेष घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या यहां पर अपवर्जी और निशेष दोनों हैं? तो देखिए अपवर्जी भी है और यहां से निशेष हो गया, तो इसलिए दूसरा वाला कथन भी आपके पास सत्य हो जाएगा। अब तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। देखिए तीसरे में आपको बोला गया है कि क्या ए बराबर बी डैश है, मतलब आप बी डैश निकाल कर देखो क्या वो ए के बराबर आ रहा है। तो हाँ हमने बी डैश देखो निकाला था, बी डैश मतलब बी नहीं जहां पर था, तो देखो बी नहीं मतलब बी डैश, देखो ए के बराबर आ रहा था, तो हमने देखा कि हाँ बी डैश ए के बराबर है, तो इसलिए ये जो तीसरा कथन है वो भी आपके पास एक सत्य कथन हो जाएगा। अब चलिए चौथे वाले भाग पर आ जाते हैं। चौथे वाले भाग में आपको बोला था क्या ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं, तो देख लेते हैं। आप ए और सी परस्पर देखोगे अपवर्जी हैं या नहीं, तो ए और सी अपवर्जी हैं या नहीं उसके लिए हमने ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी देखो हमने कहीं निकाला नहीं है, लेकिन हम ऐसे देख सकते हैं क्या इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखो कि ए इंटरसेक्शन सी देखो 2,1 इसमें भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, बाकी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक भी अवयव कॉमन आ गया मतलब जीरो तो नहीं आया, मतलब फाई तो नहीं आया है वो। तो चूंकि ए इंटरसेक्शन सी फाई के बराबर नहीं है, इसलिए ए तथा सी परस्पर अपवर्जी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो कथन है इसमें तो बोला गया है कि ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं, तो ये कथन अब आपका असत्य हो जाएगा। तो ये असत्य कथन आपके पास आ गया, चौथा कथन। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवें कथन को यदि हम पढ़ें तो इसमें हमको दिया हुआ है कि ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी हैं। तो देखिए ए और बी डैश के लिए बोला गया है, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं। अब आप देखो बी डैश हमारे पास ए के बराबर आया था, देखो तीसरे कथन में सत्य था, तो ये ए इंटरसेक्शन ए आ गया, और आप जानते हो ए इंटरसेक्शन ए तो ए के बराबर होगा, समुच्चय हमने पढ़ा ही है। तो इसका मतलब ये फाई के बराबर नहीं आया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए तथा बी डैश जो ये दो समुच्चय हैं ये परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। लेकिन आपको तो इस कथन में बोला गया कि ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी हैं, तो इसलिए अब ये कथन आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि अपवर्जी है ही नहीं। और सबसे अंतिम वाले भाग पर आते हैं, अर्थात भाग संख्या 6 पर आते हैं। तो इसमें बोला गया कि ए डैश बी डैश और सी परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाएं हैं। तो देखिए यहां पर ए डैश बी डैश और सी के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, देखिए ए डैश हमने निकाला, ये आया था हमारे पास बी के बराबर, फिर हमने बी डैश निकाला ए के बराबर आया, तो अब ए और ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर आया। तो आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये बहुत आसानी से देखो आप कैसे हल कर सकते हो। ए डैश आया बी के बराबर, बी डैश आया ए के बराबर, इंटरसेक्शन सी। तो आप पहले इन दोनों में देख लो, इन दोनों में तो कुछ भी अनिष्ट नहीं आया था, ए इंटरसेक्शन बी जीरो मतलब फाई आया था, तो फाई का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये तो हमेशा फाई आएगा। मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि ए डैश बी डैश तथा सी परस्पर अपवर्जी तो हैं, लेकिन अब आपको देखना है कि क्या ये निशेष घटनाएं हैं। तो देखो अब हम देखते हैं कि निशेष घटनाओं के लिए हमने आपको बताया था आप यूनियन करके देखा करो, मतलब ए डैश बी डैश यूनियन सी, ये देखो। तो देखो ए डैश आया था हमारे पास ए के बराबर सॉरी बी के बराबर, बी डैश आया था ए के बराबर यूनियन सी। तो बी यूनियन ए अगर हमने देखो पहले ही देखा था बी या ए, तो ये हमारे पास एस के बराबर आया था, तो एस यूनियन सी करोगे मतलब एस के बराबर ही आएगा। तो हमने क्या देखा कि हाँ इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर आ रहा है, और यहां पर आप यदि देखोगे तो
आपके पास इनका यूनियन एस के बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये यहां से तो अपवर्जी मालूम पड़ गई, यहां से निशेष मालूम पड़ गई, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो अंतिम कथन है अर्थात छठा कथन है, ये भी आपके पास सत्य कथन हो जाएगा।